अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें बच्चे, तो रीजन इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ये सपोज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड में ये जितना भी रीजन है बच्चे, दिस रीजन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया था। तो सिंपल आप कह सकते हो द रीजन इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है बच्चे। साइटोप्लाज्म को हम डिवाइड कर रहे होते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। क्लियर हो गया बच्चे? और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जी? एक आपको पता है साइटोसोल है, साइटोसोल। एक इंक्लूजन है बच्चे, इंक्लूजन। और एक ऑर्गेनेलिज है। ये अलग अलग पार्ट्स हैं साइटोप्लाज्म के, ऑर्गेनेलिज। साइटोसोल, इंक्लूजन एंड ऑर्गेनेलिज, 3 पार्ट्स में हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर लेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। 100 ऑर्गेनेलिज हैव स्पेसिफिक फंक्शन, यू नो व्हाट इट। हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है बच्चे। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में इस साइटोसोल 90% जो है ना, इसमें वाटर होता है साइटोसोल के अंदर। एक्चुअली सेल में 70% होता है, इसमें 90% वाटर होगा साइटोसोल वाले पोर्शन में बच्चे। साइटोसोल को हम फर्दर 2 सोल्यूशन इसके होते हैं, एक ट्रू सोल्यूशन और एक कोलाइडल सोल्यूशन। साइटोसोल के 2 सोल्यूशंस होंगे, एक ट्रू सोल्यूशन है बच्चे, ट्रू सोल्यूशन, और एक को हम नाम दे रहे होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। There are 2 types of solution of cytosol. One is called as colloidal solution and another one is called as true solution. What is the difference between true solution and colloidal solution? True solution में small molecule होंगे जो complete dissolve form में होंगे, particles नहीं होते। True solution is a solution which do not contain microscopic particles, you can say. इसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स नहीं होते, कंप्लीट मॉलिक्यूल इसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में पाए जाते हैं। जब कंप्लीट मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे तो आपको कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इसमें नजर नहीं आएंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है इसमें स्लाइडली लार्जर मॉलिक्यूल होंगे। सो बच्चे, इन मॉलिक्यूल में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोलाइडल सॉल्यूशन। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज जेल एंड सोल। जेल एंड सोल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेल एंड सोल? जेल बच्चे आपको पता होना चाहिए, जेल जो है ना ये क्या नाम है, विस्कस होता है, और सोल नॉन विस्कस है। सो विस्कस पोर्शन है तो ये अंदर वाली साइड पे होगा, सोल पेरिफेरल साइड पे होगा, कोनों पे होगा, बिकॉज इट इज नॉन विस्कस। ये इतना विस्कस नहीं होता, इतना गाढ़ा नहीं होता बच्चे, नॉन विस्कस पोर्शन। इंक्लूजन स्टोरेज पार्ट को कहते हैं बच्चे। स्टोरेज पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज इंक्लूजन। जैसे जैसे आपसे पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड इन बैक्टीरिया अकर्स इन द फॉर्म ऑफ डैश, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा। स्टोरेज ऑफ फूड इन बैक्टीरिया, ग्लाइकोजन। स्टोरेज ऑफ फूड इन फंजाई, ग्लाइकोजन। स्टोरेज ऑफ फूड इन एनिमल, ग्लाइकोजन। स्टोरेज ऑफ फूड इन यूग्लिना, पैरामाइलॉन बॉडी। स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स, स्टार्च। स्टोरेज ऑफ फूड इन एल्गी, स्टार्च एंड ऑयल, लिक्विड गैसेस, सॉरी लिक्विड फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में भी होगा। इसी तरह बच्चे स्टोरेज वाली जगह जो होगी वो इंक्लूजन होगी। इंक्लूजन सेल की वो जगह होती है जहां पे मैक्सिमम चांस ऑफ वायरल अटैक। वायरस सबसे ज्यादा इस जगह को टारगेट कर रहा होता है। ऑर्गेनेलीज की अगर हम बात करें बच्चे, तो ऑर्गेनेलीज 3 टाइप की होती हैं, यू नो, दैट आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। Second one are called as membrane bounded organelles, and third one are called as, sorry, you can say double membrane bounded organelles, and no membrane bounded organelles, and single membrane bounded organelles.
तीन टाइप की ऑर्गेनली होगी बच्चे, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज एंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज। बच्चे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस नो मेम्ब्रेन, राइबोसोम नो मेम्ब्रेन। ये वो ऑर्गेनलीज हैं जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए इनके मेम्ब्रेन को एनवेलप भी कहा जाता है। और मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनलीज भी फ्लूइड म्यूजेक मॉडल की बनी हुई होगी। कौन से मॉडल की? फ्लूइड म्यूजेक मॉडल की बनी हुई होगी। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, ऑल अदर ऑर्गेनलीज जितनी भी हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। समटाइम साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम देखें बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया मूव कर रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में मूव कर देता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के मूवमेंट को हम क्या कह रहे होते हैं? दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। इसको कहेंगे जी एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म की जो एक्टिव मास मूवमेंट होगी बच्चे, दैट एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। इसको साइक्लोसिस कहा जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज होती हैं ये सारी मूव कर रही होती हैं और इस मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहेंगे। और इस मूवमेंट का फंक्शन ये होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में मूव करें तो ये एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एनर्जी को ये क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपसे पेपर के एमसीक्यू में पूछा जाता है साइक्लोसिस इज अकर्स बाय डैश, और ये पास एंट्री टेस्ट में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था बच्चे, साइक्लोसिस अकर्स बाय डैश। साइक्लोसिस किससे होगी? बी रिमेंबर इट, माइक्रोफिलामेंट से हो। साइक्लोसिस अकर्स बाय microfilaments. What are microfilaments? We will study the detail of microfilament in this chapter as well. आपको पता चल जाएगा कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, कैसे बन जाते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे किस चीज से बन जाते हैं, ये हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। देन फ्लैजेलर मूवमेंट और ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अलबत्ता आपको पता होना चाहिए साइक्लोसिस, एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम साइक्लोसिस कहेंगे, और साइक्लोसिस किसकी मदद से होगा? माइक्रोफिलामेंट से होगा। माइक्रोट्रेबेक्युलर लेटस। व्हाट इज माइक्रोट्रेबेक्युलर लेटस? माइक्रोट्रेबेक्युलर लेटस किसको कहा जाता है? व्हाट इज माइक्रोट्रेबेक्युलर लेटस? एक वर्ड यूज होता है बच्चे माइक्रोट्रेबेक्युलर लेटस का, जिसका आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोट्रेबेक्युलर लेटस हम किसको कहेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर वो जगह जहां पे ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं उन कंपार्टमेंट्स को माइक्रोट्रेबेक्युलर लेटस कहा जाता है। उन कंपार्टमेंट्स को, कंपार्टमेंट से बच्चे किसके अंदर? ऑफ साइटोप्लाज्म where organelles are found. जहां पे ऑर्गेनलीज पाई जाए, that compartments are called as what? That compartments are called as microtrabecular lattice. एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है तो साइटोप्लाज्म बड़ा होगा। प्लांट सेल के सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है, सो न्यूक्लियस साइड पे होगा, और ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म इसका वैक्यूलर होगा और साइटोप्लाज्म का एरिया कम हो जाता है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, ये प्लांट सेल यूं होगा, इसी तरह सेंटर में प्लांट सेल के क्या होगा बच्चे? लार्ज वैक्यूल होगा,
साइड में साइटोप्लाज्म मींस कि वो न्यूक्लियस होगा और ये साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। और वैक्यूल के आउटर मोस्ट लेयर को हम टोनोप्लास्ट कहते होते हैं। वैक्यूल के सेंटर में जहां पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर होते हैं, ये आपसे पेपर में एमसीक्यूज पूछा जाता है। जहां पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर होंगे, दैट रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट रीजन इज कॉल्ड एज, जिसको हम क्या नाम देंगे बच्चे? सेल शेप कहेंगे। दैट रीजन इज कॉल्ड एज सेल शेप, इसको सेल शेप कहा जाता है। सो प्लांट सेल में फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें एक मेन फंक्शन ये है कि इसके अंदर सारी ऑर्गेनलीज पाई जाती। रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म से, मतलब कहने का ये हुआ बच्चे, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। सो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस में जितने भी ऑल एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम हेक्सोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है, ये कहां पे पाया जाता है बच्चे? दैट एंजाइम इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ये एंजाइम भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और इसी तरह आप कह सकते हो आरबीसीज के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, सो आरबीसीज में एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस से बनेगी जस्ट 2 एटीपी दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में होगा। और क्या क्या फंक्शन है साइटोप्लाज्म के? आपको पता है बच्चे, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म में। बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस special structures which are specific in function, called organelles। organelles में हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे। और फर्स्ट ऑर्गन किया है जी 1953 में। जल्दी जाओ लेके आओ बाकी चाचा। Why it is called as endoplasmic reticulum? इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है? ओके बच्चे देखें, सेल के अंदर दो रीजन्स होते हैं। सपोज दिस इज अ सेल, सेल के साइटोप्लाज्म के दो रीजन होंगे। सॉरी, हमने साइटोप्लाज्म में पढ़ना। साइटोप्लाज्म के आउटर पोर्शन को हम क्या कह रहे होते हैं? एक्टोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के इनर पोर्शन को हम क्या नाम दे रहे होते हैं बच्चे? एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी दो टाइप के होते हैं। द आउटर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म, द इनर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। So why it is called as endoplasmic reticulum? Endo means this endoplasmic reticulum is found towards the nucleus, means कि ये endoplasmic region है। So endoplasmic reticulum that is found towards the nucleus, that is found inside the nucleus, that's why it is called as endoplasm। रेटिकुलम किसको कहा जाता है बच्चे? रेटिकल्स, फाइबर्स। रेटिकल किसको कहा जाता है? फाइबर्स को कहा जाता है। So these are the fiber structures which are found towards the nucleus are called as endoplasmic reticulum। फाइबर से ये नाम दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका बना हुआ होता है बच्चे, दैट आर कॉल्ड एज, इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे होते हैं? चैनल्स आर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। It is channels or network of fibers are called as endoplasmic reticulum। और ये channels, network of fibers ये किसके बने हुए होते हैं बच्चे? They are made up of cisternae। They are made up of cisternae। So what is cisternae? Cisternae को हम कैसे डिफाइन करें? Membrane bounded filaments are called as cisternae। membrane bounded
you can say filaments. मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड फिलामेंट हम लिखेंगे इसको, फ्लैटेंड फैले हुए बच्चे। मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? दैट मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी में एक वर्ड हमेशा यूज होता है पाइल, PILE, पाइल, स्टेक्स, STACK, पाइल, स्टेक्स एंड चैनल, इन सब का एक ही मतलब है बच्चे। इसको ढेर को कहते हैं, अंबार को, मतलब एक सिस्टर्नी, दूसरी सिस्टर्नी, तीसरी सिस्टर्नी, चौथी, इस तरह मेनी सिस्टर्नी जब कंबाइन होंगी तो दे आर कॉल्ड एज पाइल ऑफ सिस्टर्नी, दे आर कॉल्ड एज स्टेक्स ऑफ सिस्टर्नी, दे आर कॉल्ड एज चैनल्स ऑफ सिस्टर्नी। Channel, stakes and pile of cisternae are called as endoplasmic reticulum. कैसे लुक यार? सपोज बच्चे ये कौन सी चीज है जी? ये एक सेल है, सेल के अंदर यू नो दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ ये जो फिलामेंट्स अटैच होंगे, वन फिलामेंट, सेकंड फिलामेंट बच्चे, थर्ड फिलामेंट, ऐसे करते करते बहुत सारे फिलामेंट जब अटैच होंगे, दे आर कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब देखिए बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी दो टाइप के होंगे, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो टुवर्ड्स न्यूक्लियस होगा, दैट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो न्यूक्लियस से अवे होगा, दैट इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। The smooth endoplasmic reticulum in case of muscles are also called as sarcoplasmic reticulum. It is also called as sarcoplasmic reticulum. In case of muscle, smooth endoplasmic reticulum is called as, क्या नाम देंगे हम इसको बच्चे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहेंगे। डिफरेंस क्या हुआ बच्चे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। इट कंटेन राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। राइबोसोम्स, when ribosomes are also found towards the nuclear membrane, they are called as ribosomes, and ribosomes are involved in protein synthesis, इनको हम अलग करके पढ़ेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस स्मूथ होगा बिकॉज दे हैव नो राइबोसोम्स, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होते, नो राइबोसोम्स, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नो राइबोसोम्स। ओके, स्मूथ अवे हुआ, रफ टुवर्ड्स न्यूक्लियस हुआ। सो बच्चे देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन हुए और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन हुए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्स हार्मोन बना रहा होता है, जैसे लिपिड डेरिवेटिव जितने भी मॉलिक्यूल हैं, देयर ब्रेकडाउन अकर्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब सेक्स हार्मोन जितने भी हैं, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, देयर फॉर्मेशन अकर्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अदरवाइज जितने भी प्रोटीन हार्मोन है बच्चे, देयर फॉर्मेशन अकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough surface of rough endoplasmic reticulum is also called as ergastoplasm. ये ईटा में आपसे पूछा जाता है बच्चे, what is ergastoplasm? ergastoplasm हम किसको कहेंगे? Rough surface of rough endoplasmic reticulum is also called as ergastoplasm. इसको ergastoplasm भी कहा जाता है। It is called as ergastoplasm. फिर बच्चे एक और चीज, इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सी ऑर्गेनली है जो कि होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होती है, होम्योस्टेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होम्योस्टेसिस में भी इन्वॉल्व होती है बच्चे। क्यों, कैसे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है?
इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन किसके होमोस्टेसिस में इन्वॉल्व होता है? ग्लूकोज के। जब लेवल ऑफ ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा होता है ग्लाइकोजन में। जब लेवल ऑफ ग्लूकोज कम हो जाए तो इंसुलिन कन्वर्ट कर रहा होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। और अगर इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाए, इट काज डायबिटीज माइलिटस या शुगर की डिजीज ये काज करेगा। सो होमोस्टेसिस ऑफ ग्लूकोज इज अकर्स बाय इंसुलिन एंड इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है। ये मैं जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। बच्चे इसीलिए नोट करते जाएं साथ साथ। शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, ये रिवीजन की क्लास है, हमने जल्दी जल्दी पढ़ना है। यू नो, सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाने जा रहा हूं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जितने भी प्रोटीन बनेंगे वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होंगे, क्योंकि प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं सर्कुलेशन की बात करूं तो मैं ये कहूं बच्चे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के प्रोटीन असल में किधर जाएंगे? ट्रांसपोर्ट आउटसाइड ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ सेल। दे ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ सेल, ये सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होंगे। सेकंड वन बच्चे, अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, तो इट आल्सो प्रोवाइड कम्युनिकेशन, लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है किसके दरमियान में? इट प्रोवाइड लिंक बिटवीन, इसके दरमियान में बच्चे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में ये लिंक भी प्रोवाइड कर रहा होता है। इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सेल, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मीन सेल को ये अपनी जगह पे फिक्स रख रहा होता है, सो मैकेनिकल सपोर्ट में भी ये इन्वॉल्व होता है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। सो आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मसल कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होगा? सो ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन ये कैल्शियम को स्टोर कर रहा होता है बच्चे, और कैल्शियम आयन इज मस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। आप सेकंड ईयर में पढ़ लोगे, मसल के कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन जरूरी होता है, और कैल्शियम आयन स्टोरेज अकर्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगेन मैं यहां पे एक और बात लिखवा रहा हूं बच्चे, इट आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको ये कहा था बच्चे, सेल वॉल की फॉर्मेशन गाल्जी अपरेटस से होगी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी रिमेंबर इट ऑलवेज अकर्स बाय व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से हो। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बच्चे प्रोटीन्स भी हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की पैकेजिंग से नहीं बनता, और प्रोटीन की फॉर्मेशन ऑलवेज अकर्स बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन्वॉल्व होगा। ओके बच्चे, इसी तरह ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन में असल में सबसे ज्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यूज होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आल्सो इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक मटेरियल जितने भी हैं उनके ब्रेकडाउन में ये इन्वॉल्व होता है, और टॉक्सिक मटेरियल को ब्रेक करना लिवर वगैरह के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन अकरेंस की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सबसे ज्यादा कहां पे होगा? कौन से सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सबसे ज्यादा पाया जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उन जगह पर सबसे ज्यादा होगा जहां पे लिपिड की फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होती है बच्चे। सो ये मसल में ज्यादा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मसल सेल्स हो गए, ये फिर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जहां पे लिपिड स्टोर होता है बच्चे।
Adipose tissues are that tissues where lipid store is called as adipose tissues. Adipose tissues में smooth endoplasmic reticulum सबसे ज्यादा होगा. लिपिड जिस जगह पे स्टोर होगा बच्चे, माइलिन शीथ में भी ये ज्यादा होगा. और अगर हम बात करें किसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो जहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वहां पे ये ज्यादा होगा. जैसे बच्चे पेनक्रियाटिक सेल्स में ये ज्यादा होगा जी. पेनक्रियाटिक सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा पाया जाएगा. ओके बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम स्टडी कर रहे होते हैं किसको जी, राइबोसोम को. व्हाट इज राइबोसोम्स? राइबोसोम्स. ओके बच्चे, राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया जी? पैलाडे ने किया है 1955 में बच्चे. It was discovered by Palade in 1955. राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है बच्चे और ये दो जगहों पर पाई जाती हैं, आपको पता है. राइबोसोम अभी हम पढ़ के आए हैं. राइबोसोम आर आल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी राइबोसोम पाए जाते हैं बच्चे. दे आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स. And ribosomes also found in freely in cytoplasm. राइबोसोम बच्चे फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और राइबोसोम आल्सो फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फ्री राइबोसोम के जो प्रोटीन होंगे वो इनसाइड सेल्स होंगे. ये इनसाइड सेल फंक्शन होंगे. जैसे हीमोग्लोबिन है Hb, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्री राइबोसोम्स. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले बाहर ट्रांसपोर्ट होंगे सेल से. यू नो अबाउट इट. दिस इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा बच्चे, राइबोसोम्स दो चीजों से मिलकर बनता है, एक आरएनए और एक प्रोटीन से. अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो आरएनए और प्रोटीन 50-50% 50% आरएनए और 50% प्रोटीन है. अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें बच्चे, प्रोकैरियोट में 70% आरएनए होगा और 30% प्रोटीन होगा. प्रोकैरियोट के सेल्स में ये कम होता है, 70 और 30%. राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं बच्चे, आपको पता है. अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन से हम राइबोसोम को अलग कर रहे हैं. दो सब यूनिट होते हैं बच्चे. एक दो टाइप के होंगे, एक 70S है, यू नो, एक 80S है. 80S is for Svedberg unit and that is also called as sedimentation. बॉटम में बैठना ड्यूरिंग सेंट्रिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन. इसीलिए हम इसको S यूज कर रहे होते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्वेडबर्ग यूनिट. 70S आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम होता है. 70S आपको पता है न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम होता है. 70S आपको पता है साइटोप्लाज्म का राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स का. यूकैरियोट में ये 80S होता है बच्चे. 70S is further made up of two type of subunits, that is called as 30S and 50S. 80S is made up of two type of subunit, that is called as 40S small subunit and 60S is large subunit. देखिए बच्चे कैसे. हाँ, ये सपोज स्मॉल सबयूनिट है राइबोसोम का और दिस इज कॉल्ड एज लार्ज सबयूनिट ऑफ राइबोसोम. दोनों सब यूनिट राइबोसोम के आपस में अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन. ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप, इसीलिए ओवरऑल साइज कम होगा. दो सब यूनिट राइबोसोम के ओवरलैप कर जाते हैं, इसीलिए ओवरऑल साइज कम होगा. जैसे ये पेन और हेड को अलग अलग आप देखें, इनका साइज बड़ा होगा. कंबाइन करें, सम पार्ट ऑफ इस पेन का कुछ पार्ट इस हेड के अंदर चला जाता है, इस प्रोसेस को ओवरलैपिंग कहेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल साइज क्या होगा, कम होगा. सो ओवरलैपिंग के बाद राइबोसोम का साइज 80S होगा, अदरवाइज 40 और 60. आप तो असल
40 और 60 100 बनते हैं, सो 20s इसीलिए कम हो जाता है। अब यहां पे देखिएगा बच्चे, जब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जब अटैच हो तो स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? इट इज कॉल्ड एज पॉलीसोम। When many ribosome attach on messenger RNA, then such structure is called as polysome. स्ट्रक्चर को हम पोलीसोम कहते हैं। When many ribosome are attached on messenger RNA, then such structure is called as polysome. बच्चे, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पे क्यों अटैच होता है? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों अटैच होगा? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखें, आप एक मींस के क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो बच्चे कि प्रोटीन सिंथेसिस ऑलवेज अकर्स इन व्हाट? प्रोटीन कहां पे सिंथेसाइज होता है? प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन राइबोसोम्स। प्रोटीन कहां पे सिंथेसाइज होता है? राइबोसोम के अंदर सिंथेसाइज होता है। जब प्रोटीन राइबोसोम में बनेगा तो आपसे सवाल ये पैदा होता है, कैसे राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? तो ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट होता है, ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट होता है। इनके अंदर मैसेंजर आरएनए अटैच होता है बच्चे, मैसेंजर आरएनए। और राइबोसोम के दोनों सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव करते हैं। जब ये मूव करे, जेनेटिक कोड के मुताबिक प्रोटीन आके कंबाइन होते जाएंगे। जितना 3-3 का कोडॉन होगा उस तरह के प्रोटीन एक नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएगा। सेकेंड ईयर में आप आओगे, ट्रांसक्रिप्शन का पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, नीचे से स्मॉल सब यूनिट, ऊपर से लार्ज सब यूनिट, और फिर ये राइबोसोम का जो कम्प्लेक्स होता है ये उस मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से बनता है उसके ऊपर आगे मूव करता है। जितना ये मूव करता जाएगा ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता जाएगा। इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम वायरस में एब्सेंट होते हैं, इसीलिए वायरसेस क्या है बच्चे? ओब्लिगेट पैरासाइट है, दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू कंप्लीट देयर लाइफ। राइबोसोम वायरस होस्ट के राइबोसोम को यूज करके प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं। They use the host ribosome to synthesize their protein, इसीलिए वो लिविंग सेल के अंदर जाकर अपने लाइफ को कंप्लीट कर जाते हैं, अदरवाइज वो अपने लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाते। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। प्रोकैरियोट की सबसे बेस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली कौन सी है बच्चे? राइबोसोम है। और राइबोसोम का फंक्शन क्या हुआ? चाहे अटैच फॉर्म हो, नॉन अटैच फॉर्म हो, इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रही होती है राइबोसोम। ठीक हो गया बच्चे? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। जितने भी एंजाइम्स हैं वो राइबोसोम के अंदर बनेंगे। और राइबोसोम को हमने राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये कंजुगेटेड ऑर्गेनेली है, इसके बाहर कोई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम के बाद हम बात कर रहे होते हैं बच्चे गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस। Golgi body, yeah, it is also called as Golgi apparatus. Golgi apparatus या Golgi body, Golgi body या Golgi apparatus। देखें बच्चे, Golgi body भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। यूं समझें बच्चे, आपके पास एक शूज की फैक्ट्री है। उस शूज की फैक्ट्री में एक स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस के अंदर आप शूज जमा कर जाते, स्टोर हाउस के अंदर आप शूज को लेबल कर जाते, स्टोर हाउस के अंदर आप शूज के ऊपर नंबर्स लगा रहे होते, स्टोर हाउस के अंदर आप शूज को पॉलिश कर रहे होते हो, स्टोर हाउस के अंदर आप शूज की पैकेजिंग कर रहे होते हो। ये सारे, अब देखें, ये सारे फंक्शन हुए गाल्जी के। अब फॉर एग्जांपल शू फैक्ट्री क्या है बच्चे? सेल है। इस शूज के फैक्ट्री के अंदर जो स्टोर हाउस है ये क्या है? गाल्जी अपरेटस है। गाल्जी अपरेटस को डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने। किसके अंदर डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर।
और सबसे पहले ये नर्व सेल में डिस्कवर हुई है, नर्व सेल्स। गाल्जी अपरेटस वर फर्स्ट टाइम स्टडीड इन नर्व सेल्स। गाल्जी अपरेटस को कौन से सेल में स्टडी किया था बच्चे? कैमिलो गाल्जी ने नर्व सेल्स में। कौन से माइक्रोस्कोप से स्टडी किया था जी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये है बच्चे गाल्जी बॉडी। ये गाल्जी बॉडी भी सिस्टर्नी की ही बनी हुई होती है। गाल्जी's body is made up of सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी भी आपस में यूं कंबाइन होते हैं बच्चे। दो पोर्शंस होते हैं गाल्जी अपरेटस के यूं, एक कनकेव पोर्शन है और एक कन्वेक्स पोर्शन। दिस कनकेव पोर्शन ऑफ गाल्जी अपरेटस इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं बच्चे? कनकेव पोर्शन ऑफ गाल्जी बॉडी इज कॉल्ड एज सिस or forming phase. Cis or forming phase. This outer portion of Golgi apparatus is called as trans or maturating phase. It is called as maturating phase or it is also called as trans phase. वेसिकल्स जो के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वेसिकल बने, स्मूथ से रिलीज हुए। ये वेसिकल्स एंटर हो जाते हैं कहां से? दे एंटर इनटू सिस फेस ऑफ गाल्जी बॉडी। सिस फेस से ये एंटर होंगे गाल्जी में एंड दे रिलीज फ्रॉम स्मूथ फेस ऑफ गाल्जी बॉडी। यहां से वेसिकल्स रिलीज हों इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम्स। सिस में एंटर होंगे और मींस के ट्रांस से ये वेसिकल्स क्या करेंगे? बाहर एक्सक्रीट होंगे। गाल्जी बॉडी के ट्रांस फेस से वेसिकल्स बाहर एक्सक्रीट होंगे बच्चे। वेसिकल एक्सक्रीट फ्रॉम ट्रांस फेस ऑफ गाल्जी बॉडी। ये क्या है बच्चे? दिस इज कॉल्ड एज, ये एक जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्टेक है, जो फिलामेंट है, दिस फिलामेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको हम क्या नाम देंगे? दिस होल मेम्ब्रेन बाउंडेड बंच या स्टेक इज कॉल्ड एज गाल्जी बॉडी। ऐसे बहुत सारे जब आपस में कंबाइन हो जाए, एक कॉम्प्लेक्स दूसरा कॉम्प्लेक्स थर्ड कॉम्प्लेक्स, ये बहुत सारे जब आपस में कंबाइन हो जाए इसको गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। लेकिन प्लांट में ये एक स्टेक की फॉर्म में पाया जाता है। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ प्लांट इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिक्टियोसोम। प्लांट के अंदर बच्चे इसको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है क्योंकि प्लांट के अंदर एक ही बंच है गाल्जी बॉडी का। That's why in case of plant it is also called as dictyosome. In case of animal, these dictyosome combined together they form Golgi apparatus. Lysosome pinched off from transphase of Golgi body. Transphase of Golgi body से primary lysosome बाहर निकलते होते हैं। Primary lysosome are pinched off from transphase of Golgi apparatus. Okay बच्चे, पैकेजिंग का काम कर रहा होता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड वगैरह इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे होगी बच्चे? गाल्जी अपरेटस में होगी। और गाल्जी अपरेटस सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? मोस्ट एबंडेंटली इट फाउंड इन सेक्रेटरी सेल। पेनक्रियाज में ये सबसे ज्यादा होगा बच्चे। पेनक्रियाज में ये क्या होगा? मोस्ट एबंडेंट होगा। इट इज मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन पेनक्रियाज। जो सेल सबसे ज्यादा सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है उस सेल के अंदर गाल्जी अपरेटस उतने ही ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा उस सेल में होंगे बच्चे, जो सेल सबसे ज्यादा सिक्रीशन में इन्वॉल्व होगा उस सेल में गाल्जी अपरेटस उतने ही ज्यादा होंगे। सो वी रिमेंबर इट, गाल्जी अपरेटस आर मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन पैंक्रियाटिक सेल। बाकी मैंने फंक्शन इसको सम टाइम पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है बच्चे, क्योंकि ये चीजों को स्टोर कर रहा होता है। दैट्स व्हाई गाल्जी बॉडीज इज आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस। अच्छा, लाइसोसोम के सिक्रीशन की सिंथेसिस मैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। गाल्जी अपरेटस के फंक्शंस भी मैंने बता दिए। नेक्स्ट ऑर्गेनली कौन सी है बच्चे? दैट इज कॉल्ड एज लाइसोसोम, पेराक्सिसोम, गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस के बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम को डिस्कवर बच्चे पहला डे ने किया है। कब किया है? 1955 में। In 1955, lysosome were first time discovered by a scientist whose name was Pallade. बच्चे, ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ ये जो ऑर्गेनरी थी बच्चे, इसको हमने क्या नाम दिया था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा। इसके ऊपर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके,
लाइसोसोम के एंजाइम कहां सिंथेसाइज होंगे बच्चे? यहां पे होंगे, यहां पे इसके एंजाइम बनेंगे और ये एंजाइम इसके ट्रांसपोर्ट होके कहां से रिलीज होंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। किस फॉर्म में रिलीज होंगे? वेसिकल्स की फॉर्म में। बी रिमेंबर इट, द एंजाइम ऑफ lysosome are synthesized in rough endoplasmic reticulum, then smooth endoplasmic reticulum, then cytoplasm in the form of vesicles. साइटोप्लाज्म से जाकर ये सिस फेज ऑफ गाल्जी में एंटर होंगे और ट्रांस फेज ऑफ गाल्जी से रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। यूं ही ये गाल्जी के ट्रांस फेज से रिलीज होंगे बच्चे, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम। इनको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। जो ही ये देखें यहां से फूड को इंजेस्ट किया और ये ऐसे ही उसके बाहर वैक्यूल बना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बच्चे? फूड वैक्यूल कहेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। अगर लाइसोसोम जाकर जो ही फूड वैक्यूल के साथ अटैच होगा देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? तब इसको हम क्या नाम देंगे बच्चे? सेकेंडरी लाइसोसोम। देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। लाइसोसोम इज नथिंग, लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली. It contain inside of it 40 different type of hydrolytic enzyme that are found inside of lysosome. They are called as hydrolytic enzymes. बाहर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली और अंदर जो है ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जिसकी pH 4.5 होती है. They do not dissolve the membrane of lysosome because the membrane of lysosome is thick than the membrane of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को ये डिसॉल्व करते हैं, इसके मेम्ब्रेन को ये डिसॉल्व नहीं कर पाते. तो जो ये लाइसोसोम अटैच होगा किसके साथ? फूड पार्टिकल के साथ, देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम. अच्छा, जब लाइसोसोम फूड पार्टिकल के साथ अटैच होके उसको डाइजेस्ट ना कर पाए, उसका पार्ट बने, देन इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी लाइसोसोम. When it become the part of food particle, then it is called as tertiary lysosome. यानी उसको डाइजेस्ट ना कर सकें तब इसको हम टर्शियरी लाइसोसोम कहेंगे. टर्शियरी लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज रेजिडुअल बॉडी. टर्शियरी लाइसोसोम को बच्चे रेजिडुअल बॉडी भी कहा जाता है. टर्शियरी लाइसोसोम is also called as residual body, means that it is not able to digest the food particles, then such type of lysosome is called as tertiary lysosome. तब इसको हम क्या नाम देंगे? टर्शियरी लाइसोसोम. सेकेंडरी लाइसोसोम फूड को डाइजेस्ट करेगा, टर्शियरी इंट्रासेलुलर डाइजेशन. डाइजेशन इनसाइड ऑफ सेल इज ऑलवेज अकर्स बाय लाइसोसोम. अब लाइसोसोम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइसोसोम? कैरेक्टरिस्टिक्स लाइसोसोम के कौन-कौन से हैं? What are the characteristics of lysosome? Lysosomes are involved in pinocytosis. Lysosomes are involved in phagocytosis. Lysosomes are involved in autophagy. बच्चे लाइसोसोम इन्वॉल्व होते हैं पिनोसाइटोसिस में. लाइसोसोम इन्वॉल्व होते हैं फेगोसाइटोसिस में. लाइसोसोम इन्वॉल्व होते हैं ऑटोफेजी में. इन सब का क्या मतलब है? जब लाइसोसोम लिक्विड पार्टिकल को डाइजेस्ट करें इसको पिनोसाइटोसिस, सॉलिड को डाइजेस्ट करें फेगोसाइटोसिस. जब लाइसोसोम सेल्फ ईटिंग प्रोसेस करें इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोफेजी कहेंगे. समटाइम लाइसोसोम को सुसाइड बेग भी कहा जाता है, विच इज सुसाइड बेग. उसके जो बम्बर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज सुसाइड बेग्स. क्यों? सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होके एंजाइम भी रिलीज करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ खुद को भी खत्म कर देता है. लेकिन कौन से ऑर्गन? माइटोकॉन्ड्रिया. वार्न आउट. जब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन खत्म हो जाए, लाइसोसोम उसके साथ अटैच होकर उसके साथ खुद को भी खत्म कर रहा होता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस. सॉरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोफेजी. ऑटोफेजी. सुसाइड बेग भी हम लाइसोसोम को कहेंगे बच्चे. ओके, सो लाइसोसोम मोस्ट अबंडेंट किस में होंगे? डब्ल्यूबीसीज में. व्हाइट ब्लड सेल में लाइसोसोम सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है. व्हाइट ब्लड सेल की टाइप कौन सी है बच्चे? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल्स. ठीक है, लिम्फोसाइट,
मोनोसाइट्स, इन सब में 5 डिफरेंट टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। सब में लाइसोसोम की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। और लाइसोसोम उनमें सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि लाइसोसोम उनके अंदर डाइजेशन, फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करके उसको खत्म कर देता है। दिस इज द मेन फंक्शन। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ? समटाइम लाइसोसोम को हम फेगोसोम भी कहेंगे। लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड एज फेगोसोम्स, क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब ये हुआ बच्चे, मैक्रोफेज क्या करेगा? फॉरेन पार्टिकल को यूं एनगल्फ करेगा। जब एनगल्फ करके जो स्ट्रक्चर बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज फेगोसोम, इसको फेगोसोम कहेंगे। और फिर लाइसोसोम उसके साथ अटैच होकर मींस के एंजाइम रिलीज करके उसको कंप्लीटली क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। सो ये फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज फेगोसोम। फेगोसाइटोसिस किसको कहेंगे? ये कांसेप्ट में थोड़ा सा अगेन रिपीट करूंगा बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, ये सपोज मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज यूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्विजिनेट करके फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करके जो स्ट्रक्चर बनाएगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फेगोसोम। स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बच्चे? फेगोसोम कहेंगे। और जब देखें लाइसोसोम जाकर इसके साथ अटैच होकर इसको डाइजेस्ट करेगा, दिस प्रोसेस, डाइजेशन वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फेगोसाइटोसिस कहेंगे। तो lysosomes are involved in phagocytosis, that's why sometime they are also called as phagosome. That's all for today.